अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। एक मरतबा फिर से फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग हमारे लिए दोस्तों एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई है। और वो सवालिया निशान ये है कि पीस डील जो है वो क्या संडे को यहाँ पर फाइनलाइज होगी या फिर अपकमिंग वीक में, क्योंकि यहाँ पे तजारती जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं उन्हें इंतज़ार है बाकायदा तौर पे इसके अंजाम का, यानी कि ये फाइनलाइज होती है या नहीं। अब इसी सोच में थी पूरी दुनिया और फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग हो रही थी तो अचानक एक बड़ी स्टेटमेंट देखने और सुनने को मिलती है, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने पिछले 2 माह से अनथक मेहनत की है इस मसले के ऊपर, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि जी ये मसला जो कि है हल हो चुका है, लेकिन इसमें कई लूप होल देखने को मिलते हैं अगर हम अकल इस्तेमाल करें। लिहाजा ये स्टेटमेंट दोस्तों काबिले रश्क है, इसलिए कि इसे किसी न किसी वजह और ज़िम्मेदारी के साथ ही यहाँ पर मार्केट में दिया गया है। एनीवे इस पे भी हम बात करेंगे और उसके बाद जो मिडनाइट क्लोजिंग हुई है यहाँ पर बीटीसी का क्या अपना इख्तियार रहेगा सैटरडे और संडे के अतबार से, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि मार्केटों में कहीं ना कहीं सपोर्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी कमेंट सेक्शन में बहुत से व्यूअर एक ही कंप्लेन करते पाए जाते हैं कि उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। आप चाहते हैं कि जिस तरह आप तक वीडियो वक्त पे पहुंच जाती है उन पे भी पहुंचे, तो आप ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों इस स्टेटमेंट से जो आखिरी स्टैंप का काम फ़िलहाल कर सकती है, क्योंकि आपने देखा कि जुमेरात की शब से जुमे की रात तक हमने एक ही चीज़ देखी कि ये डील फाइनलाइज होने लगी है। दोनों फ़रीक़ैन पहले कभी भी इतने ज़्यादा तैयार दिखाई नहीं दिए कि जितने अब हैं, और लिहाजा जो एक मसला दरमियान में एक मौमा बना हुआ था वो भी सोल्व होता हुआ दिखाई दिया, ख़ास करके एक ख़ास मवाद जिसे वो देने के लिए तैयार न थे। अब क्योंकि उसके ऊपर भी बात तय हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि सख्त अल्फाजों का तबादला रुक नहीं रहा। अब किसी भी चीज़ ने अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचना हो, यानी कि चलें उसने सीज़ फायर तक जाना है या कंटिन्यू होना है उस तक जाना है, तो उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि लहजे नरम हो जाएं। अब भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि लहजों में नरमी मौजूद नहीं है। जब आपने एक ही पेज पे बैठ के सारे मसले हल करने की ठानी है नेक नीति के साथ, तो अगर आप मेमोरेंडम साइन होने से पहले ही इसी तरह का बिहेवियर करेंगे तो फिर लोग जो तजारती सेक्टर्स में बैठे हुए हैं उनका यकीन यहाँ पर बेयकीनी में बदलते में ज़्यादा देर नहीं लगती। लिहाजा दोस्तों इस मेमोरेंडम के लिए काफ़ी बातें हो रही हैं, अभी जब तक जगह डिसाइड नहीं हो सकी, ऑप्शंस बेशुमार हैं, लेकिन आने वाले दिन 60 दिन के लिए इस सीज़ फायर को लेके आते हैं या एक परमानेंट ये क्लोज़र होगा, इसका अभी इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग में दोस्तों हमने देखा कि बीटीसी जो DXY इंडेक्स था, यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है, मैं रिपीट कर दूँ, वो अचानक स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। जो पॉइंट यानी कि 99.62 पर चला गया हुआ था वो 99.80 पे आ गया। इतनी बड़ी रिकवरी, वो भी क्लोजिंग से तकरीबन 3 घंटे पहले, ये हैरान कुन है, क्योंकि हमारी वीडियो जब आपके पास अब मौसूल होती है आपको तो 4 घंटे पहले, अब वो मिडनाइट क्लोजिंग से पहले आती है। लिहाजा ये एक सवालिया निशान रह गया है दोस्तों मार्केटों में कि ऐसा कैसे हो गया कि मार्केट सारा दिन फाइट करती रही और DXY इंडेक्स जो है वो पूरी स्ट्रगल में लगा कर भी नाकाम रहा। अचानक 15 सेंट का इजाफा, ऐसी क्या बात हुई, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। ऑयल मार्केट्स दोस्तों हमें माइनस में ही क्लोज होती हुई दिखाई दी, जिसका लाइव आप यहाँ पर नज़ारा कर सकते हैं, 2.83, 3.05। लेकिन एक चीज़ अहम है और वो ये कि मार्केटों को अभी भी इंतज़ार है 80 के लेवल का के ब्रेक होने का। जब तक दोस्तों WTI में हम 80 की ब्रेकिंग जोन नहीं देखते तब तक समझ लें ये बातें उसी तरह ही हवा में हैं जिस तरह के पहले से मौजूद थी। एक सवाल ऑयल प्राइसेस और ऑयल मार्केट के हवाले से ऑडियंस की जानिब से पूछा गया, इंतहाई अहम है ये सवाल कि जी गोल्डमैन साशे की तरफ से प्रेडिक्शन थी कि उन्होंने कहा था आज से कोई तकरीबन 1.5 माह पहले कि अगर ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती तो क्या इनके नए प्राइसेस 120 पर बैरल टू 150 तक जा सकते हैं साल 2026 के अख्ताम तक। देखिए दोस्तों एक बड़ी जंप हमने $58 से 110 तक की तो WTI की देखी हुई है,
ब्रेंट की हमने 120 प्लस देखी हुई है, तकरीबन 125 तक देख ली थी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो नियरेस्ट ही थी, इससे कोई ज़्यादा दूर तो ना थी। अगर 125 पे ये था तो इसके 150 पे जाने में बाकी रह क्या गया हुआ था। और दूसरी बार WTI की बात करें तो इसमें भी कोई इतना बड़ा गैप ना था। तो याद रखें कि पहले तो हमें ये मानना चाहिए कि कोई भी चीज़ एक दूसरे की ज़रूरत के बगैर नहीं होती, ठीक है। ये मानना एक बहुत बड़ी थ्योरी है। देखें, जैसे कि अरब कंट्री हैं, उनका ऑयल बेचे बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। दुनिया का ऑयल ख़रीदे बगैर गुजारा नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम है कि अगर कोई बेचने वाला मौजूद है तो ख़रीदने वाला भी मौजूद है। दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ दी है। तो लिहाजा एक बात ध्यान में रखें कि किसी को भी ये चीज़ बेवजह रोक कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर किसी का ज़रिया मौश एक चीज़ सेल करके रोटी कमाना है तो उन्होंने वो चीज़ सेल करके ही रोटी कमानी है। अगर वो अपने पास रखेंगे तो उनके कुएं, उनकी चीज़ें उनके लिए डिवैल्यू हो जाएंगी और बेकार हो जाएंगी। तो लिहाजा दोस्तों, दुनिया में कोई भी हालात हों, याद रखिएगा कि हमेशा ये कोशिश दोनों जानिब से रहती है कि ख़रीदार को चीज़ मिले और सेल करने वाले की चीज़ बिके। अगर ये दोनों चीज़ें रुक जाती हैं तो ये किसी के भी हक़ में नहीं होती। याद रखिएगा कि ये जो कुदरती मादनियात होती हैं, जितनी भी ऐसी, ये दोनों के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि इसकी डिवाइडेशन अल्लाह ताला की तरफ से हुई है। यानी कि एक जिसके यहाँ ये पैदा होती है और दूसरी ये कि जिसने ये इस्तेमाल करनी होती है। और मज़े की बात यह है, इस निज़ाम की सबसे शानदार खूबसूरती ये है कि जिसके यहाँ ये पैदा होती है उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं जितनी उसके लिए ये ज़रूरत बन जाती है कि वो इसे सेल करके अपने लिए अर्न करे। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि जिनके पास ये मादनियात मौजूद हैं वो चाहेंगे कि जल्द अज जल्द ये मसला हल हो और ये चीज़ें नॉर्मल प्राइस पे आएँ, और इंशाल्लाह अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट, और क्लोजिंग से पहले कैपिटलाइजेशन में एक हेल्दी इजाफा देखा गया और इसके बरअक्स डोमिनेंस 0.10% तक फॉल कर गया। अगर हम यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग में देखें दोस्तों, तो टाओ ने अचानक यहाँ पर 11.5 से 11.25% तक का हाई यहाँ पर प्रोवाइड किया है। टाओ जो काफ़ी दिनों से आपको बहुत ज़्यादा दबा हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ पर हमें 215.50 की रेजिस्टेंस दरकार थी। आज सुबह हमने देखा कि टाओ ने वाज़िया तौर पे 215.50 पे 1 घंटा और 25 मिनट तक रेजिस्टेंस अपनाई और रिज़ल्ट आपके सामने है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इल्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम, और टाइम के अंदर हमें या तो 3 ब्लैक रो देखने को मिलते हैं या 3 ऐसी अपर लेवल की कैंडल्स जो किसी भी टोकन की सूरत हाल को बदल के रख देते हैं। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों आज के एनालिसिस का BTC से। BTC ने अपनी क्लोजिंग बहुत ही हेल्दी यहाँ पर प्रोवाइड की है, जिससे पूरी मार्केट को मिलती है सपोर्ट। लेकिन दोस्तों 63,850 के बाद अभी हम यहाँ पर इसकी जो कि है रिजेक्शन का सिलसिला वो मुसलसल देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग एक हेल्दी समझ लें लेवल पे हमने देखी है। अब यहाँ पर ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे। देखिए गाइस, जब से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग पेश की है आपके सामने, तकरीबन एक बेरिश कैंडल्स यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हैं टॉप रेजिस्टेंस पे, यानी कि 63,800 को ब्रेक करने की पूरी कोशिश आपके सामने है। जितनी भी यहाँ पर कमी हुई थी, जिसके नतीजे में हमने 63,400 का लो देखा, एक ही बुलिश कैंडल ने उसे कवर कर दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केटों में ये होप अभी भी अलाइव है और इसमें वो सैटरडे और संडे का लिहाज नहीं करेगी। मान लें कि एक फिर से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाती है मार्केट में, तो हम 64,500-400 का फिर से हाई विद रिजेक्शन देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब सारी मार्केट इम्यून हो चुकी है इन बातों की, क्योंकि सबको इंतज़ार है प्रैक्टिकल का कि प्रैक्टिकली कुछ फाइनल हो। जब चीज़ें इन चीज़ों के इंतज़ार में हों कि भाई प्रैक्टिकल तो कुछ हो नहीं रहा, स्टेटमेंट की हद तक की बातें रह गई हैं, तो लोग फिर प्रॉपरली इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं हाथ पे हाथ रख के। जिसकी एक ताज़ा तरीन वजह यह भी है कि जैसे जुमेरात को आपने पॉजिटिव न्यूज़ सुनी और जुम्मे की सुबह एकदम फिर से नेगेटिव खबरें आना शुरू हो गई। लिहाजा BTC को यहाँ पर
जो वीकर जोन का सामना है वो अभी भी 63,000 के बाद ही है, जो इसे खींच तान के 62,000 की तरफ ले जाती है। इस साबिका हफ्ते में जिसमें हमने सीपीआई, पीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम देखा, इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने 60,000 को सरवाइव कर लिया है। ये अच्छी बात है कि उसने सरवाइव किया, लेकिन अगर 16 और 17 को, यानी कि 17 को एफओएमसी आ रही है, रेट स्टेडी रहते हैं नहीं रहते, इसको लेकर के भी मार्केट में जो फिक्र है वो तब ही ख़त्म हो जाएगी अचानक, अगर पीस डील फाइनलाइज हो जाती है। लिहाजा बीटीसी के लिए इम्तिहान 60,500 का बीच में रहेगा। इथीरियम दोस्तों अपनी क्लोजिंग 1690 पे देने में नाकाम रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि हम फिर से 1655, 1659 पे जा गिरे और मार्केट में अब वॉल्यूम ना होने के बराबर है। लिहाजा इसकी क्लोज वन सपोर्ट 1650 ही रहेगी। मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये मजबूत सपोर्ट नहीं है। अलबत्ता पिछले 96 घंटों से एथीरियम ने 1650 को बचाया तो है, लेकिन रिजेक्शन भी रही है 1690 से। लिहाजा 1690 पे क्लोजिंग हो जाती तो ये खुश आइंद मूव होता है इथीरियम के लिए। तो लिहाजा हम इथीरियम को यहाँ पर कमज़ोर कंसीडर करेंगे। आज के दिन थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता भी है तो हम 1698 से लेके 1710 तक पहुँच भी यहाँ पर रिजेक्शन को भूल नहीं सकते। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आल्टकॉइन सेशन में आगाज़ करते हैं बीएनबी से। दोस्तों बीएनबी ने फिर से 600 को ब्रेक किया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा। हमने 599 से जो बाउंस लिया वो हमें 604 तक लेकर के आया है। एतमाद की बीएनबी में भी कमी है, जिस तरह कि हम जानते हैं कि 743 से क्रैश होने के बाद बीएनबी एतमाद गेन नहीं कर सका। फिलहाल अभी भी 605.50 पे सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, और नतीजे में हम 615 को यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे टाओ ने यहाँ पर अपना एक विजन शो किया है, बीएनबी भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला। एक्सआरपी एक बुलिश मोमेंटम बनाने में दोस्तों हुआ कामयाब, लेकिन दिखा कुछ नहीं सका। ये मोमेंटम आपके सामने बिल्कुल नाम का है, और अभी भी इसकी स्ट्रगल 1.15 से लेके 1.20 के लिए इतनी ज़्यादा जारी है कि ना मिल पाने पे एक्सआरपी मज़ीद फॉल कर सकता है। सोलाना ने यहाँ पे दोस्तों अपनी 68.80 की रेजिस्टेंस को अपनाने से ही इनकार कर दिया, और अंडर द $68 मुसलसल ये आपको मूव करता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस दरमियान हम फिर से 66.47 तक गए, और 66.47 ने इसे बस 67.40 तक पहुंचाया। 0.79% का ये इजाफा सिर्फ नाम का है, क्योंकि मार्केटें बिल्कुल वॉल्यूम लेस दिखाई दे रही हैं। यही सूरत हाल रहती है तो नियरेस्ट वन लो नॉर्मली 66.40 का ही है। अब आगाज़ करते हैं कि व्यूवर्स की जो डिमांड होती है उन टोकन को यहाँ पर ऐड कर लिया जाए। पहले तो मैं ये बता दूं कि मिडनाइट में सिर्फ 6 से 7 दोस्तों ने स्पेस एक्स प्रोजेक्ट के लिए बात की, जो कि इंतहाई कम है। मुझे उम्मीद थी कि अगर ऑडियंस मान लें कम अज़ कम 30 से 35 व्यूवर भी अगर इसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो स्पेस एक्स पे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये इंतहाई कम है। फिर भी कोशिश की जाएगी कि आपकी बात रख ली जाए। एक वीडियो के अंदर मैं उसकी इंटीग्रेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों जी कैश जो मिडनाइट में 413 और 418 पे आपको फाइट करता हुआ दिखाई दिया, उसने नॉर्मल बिहेवियर के साथ 410 को ब्रेक किया, 404 का लो प्रोवाइड किया, और हाई रहा 417 का। जी कैश इस वक्त दोस्तों वीक पोजीशन में आ चुका है। अब की बार अगर हम 410 को ब्रेक होता देखते हैं तो प्रेशर 405 की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा। एक्सएमआर जो मिडनाइट में दोस्तों 361 और 362 पे, यानी कि 361 टू 362 पे रेजिस्ट कर रहा था, इसके लिए सपोर्ट थी 355 की, यानी कि ये अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 355 पे हमें नॉर्मली पुश करेगा। तो ये ऐसे तमाम व्यूवर्स जो मोस्टली शॉर्ट को यहाँ पर तलाश करते हैं, उन्हें वाजिया पैगाम मिला कि यहाँ पे एक्सएमआर ने 355 को भी ब्रेक किया, और लो हमने जो देखा अब तक का एक्सएमआर का वो दोस्तों 340 का था, बल्कि वो भी ब्रेक हो रहा है। तो लिहाजा एक्सएमआर में 7.38% की कमी हो चुकी है 428 के हाई के बाद। अब कहाँ 428, कहाँ पे 339। लिहाजा यहाँ पे एक्सएमआर के लिए 340 की सपोर्ट अहम है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रेशर जो है वो 335 को भी ब्रेक कर सकता है।
गुज़िश्ता हफ्ते में सुई कॉइन जो है अपना एतमाद गेन करने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये एतमाद नहीं, डिवैल्यूएशन है, इसलिए कि 1.40 से ये बहुत ही दूर जा चुका है। और एतमाद इसने क्या गेन करना, ये पॉइंट 7250 को ही अब अपनी सपोर्ट बना बैठा है। अगर पॉइंट 7250 आजकल के दिनों की इसकी सपोर्ट है, तो फिर आने वाले दिनों में ये सपोर्ट कायम नहीं रहने वाली, क्योंकि ये एक ट्रेंड रहा है मार्केटों का कि सपोर्टें हमेशा बदलती रहती हैं। तो गाइस, टाओ ने सबको किया यहाँ पे हैरान, फुली सरप्राइज, और अभी भी वो अपनी रेजिस्टेंस पे कायम है। 242 पे पहुँचने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उसने टच एंड गो किया हो। याद रहे कि टाओ 350 से क्रैश होकर इस लेवल तक आया था, जिसे हमने 192 और 189 तक देखा। अब होता यह है कि व्यूवर्स अक्सर समझ बैठते हैं कि टाओ में रिकवरी की पोटेंशियल कम है। नो, टाओ हमेशा रिकवरी के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करता है। एनीवे, अब ये इतनी बड़ी गोल्ड कैंडल बन गई है कि इसमें तवज्जो भी देना बेवकूफ़ी काउंट होगी, इसलिए कि हमने इसे 205 और 215 पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैं चाहूँगा कि टाओ लवर आज की वीडियो में ज़रूर कमेंट्स में अपने जो ख़यालात हैं वो बयान करें, क्योंकि हम टाओ को आप ही के लिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी टाओ को एक बड़ा मरहले का सामना है, 250। अगर हम 250 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस नहीं बना पाते तो टाओ बुरी तरह टक्कर खा के वापस भी आ सकता है, जो नियरेस्ट वन 235 रह सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे XAUT के बारे में, जिसकी मुश्किलात जो हैं दोस्तों कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पर एक यू टर्न ट्रेंड बना है, ये इतना मजबूत नहीं है, याद रखें, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि हम 4024 का लो देख चुके हैं, जो पिछले 8 माह का सबसे बड़ा लो है। हैरान कुन है अपने आप में, यानी कि इस टोकनाइजेशन ने कितना टफ टाइम दिया गोल्ड मार्केट को, किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। खैर, अभी के लिए दोस्तों हम अपडेट आपको कर दें कि मिडनाइट में 4213 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 4210 इसकी एक ऐसी सपोर्ट है जिसके ब्रेक के नतीजे में हम 4195 और 4180 की तरफ बढ़ सकते हैं। लिहाजा हम 4188 का लो देख चुके हैं। हमें ये याद रखना है कि मार्केट क्लोज़ कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों, मार्केट क्लोज़ हुई थी 4213 पे। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि मार्केट 4190 का अगर लो प्रोवाइड कर भी देती है, तो यहाँ पर ये फिर से 4205 से 4210 की रेजिस्टेंस हासिल कर सकती है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।